स्टीव जॉब्स, अपनी ही बनाई दुनिया से बाहर होकर जिसने खुद को दोबारा बनाया, एक ऐसा आदमी जिसने कॉलेज छोड़ दिया, जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी कंप्यूटर कंपनी शुरू की, जिसने उस कंपनी को दुनिया की सबसे चर्चित टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक बनते देखा और फिर उसी कंपनी से बाहर होना पड़ा। सोचिए, जिस कंपनी को आपने बनाने में अपनी जवानी लगा दी हो, एक दिन वही कंपनी आपके बिना आगे बढ़ने लगे। स्टीव जॉब्स के साथ यही हुआ। 1985 में एप्पल से बाहर होने के बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में यहीं से उसकी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। उसने नेक्स्ट बनाई, पिक्सार के साथ काम किया और कई साल बाद एप्पल में वापस आया। लेकिन इस बार वह वही स्टीव जॉब्स नहीं था जो एप्पल से बाहर गया था। अब उसके पास सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं थी, उसके पास असफलता का अनुभव था। और फिर एप्पल में उसकी दूसरी पारी शुरू हुई। आईमैक आया, आईपॉड आया, आईफोन आया, आईपैड आया, एप्पल बदल गया, टेक्नोलॉजी की दुनिया बदली। लेकिन स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बार बार अपनी पहचान बनाता रहा और फिर उसे खोकर खुद को दोबारा बनाता रहा। तो आखिर स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? एप्पल, मैकिन्टॉश, आईफोन या कुछ और? शायद जवाब इन सब के पीछे छिपा है। स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह थी कि जब जिंदगी ने उससे उसकी सबसे बड़ी पहचान छीन ली, तब उसने खुद को दोबारा बनाना सीखा। और यही आज की कहानी है। यह कहानी थोड़ी लंबी है, क्योंकि स्टीव जॉब्स की जिंदगी को कुछ मिनटों में समेट देना उसकी पूरी यात्रा के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए अगर आप अभी इसे सुन रहे हैं, तो थोड़ा समय निकालिए, कहीं आराम से बैठ जाइए। अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ स्टीव जॉब्स की कहानी सुने नहीं, बल्कि उस इंसान की जिंदगी को महसूस करें, उसके सपनों को, उसकी महत्वाकांक्षा को, उसकी असफलताओं को, उसकी गलतियों को, उसकी जीत को, और उस पल को भी जब उसे अपनी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर होना पड़ा। क्योंकि यह सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बायोग्राफी नहीं है, यह एक इंसान की पूरी यात्रा है, उसकी शुरुआत से उसकी ऊंचाइयों तक, उसकी सबसे बड़ी हार से और फिर उसकी वापसी तक। इसीलिए अगर आपके पास अभी इतना समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस ऑडियो बुक को अभी सेव कर लीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिए जो स्टीव जॉब्स की कहानी सुनना चाहता हो। फिर जब आपके पास थोड़ा सुकून का समय हो, वापस आइए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ पूरा कीजिए। और अगर आप ऐसी ही वास्तविक और असाधारण जिंदगियों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब अगर आप तैयार हैं, तो चलिए स्टीव जॉब्स की जिंदगी के उस सफर पर चलते हैं, जहां एक ऐसा बच्चा जो अपनी जगह खोज रहा था, एक दिन दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदलने वाला था। अध्याय एक, एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी जगह खुद खोजनी थी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। उनके जैविक माता-पिता ने उन्हें जन्म के बाद अडॉप्शन के लिए दे दिया। स्टीव को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया। बाद में स्टीव जॉब्स ने अपनी अडॉप्शन स्टोरी को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में याद किया। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी अपने प्रसिद्ध कमेंसमेंट स्पीच की शुरुआत भी उन्होंने इसी कहानी से की थी। उनके गोद लेने वाले पिता पॉल जॉब्स एक मशीनिस्ट थे। पॉल को मशीन्स के साथ काम करना पसंद था। वे चीजों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते थे, वे उन्हें खोलते थे, समझते थे और फिर उन्हें वापस जोड़ते थे। स्टीव ने बचपन में यह सब देखा। यही माहौल उसके अंदर चीजों को गहराई से समझने की जिज्ञासा को मजबूत करने वाला था। लेकिन स्टीव सिर्फ मशीन्स में दिलचस्पी रखने वाला बच्चा नहीं था। वह चीजों को अपने तरीके से देखने की कोशिश करता था। अगर किसी चीज का मतलब उसे समझ नहीं आता, तो वह सिर्फ इसलिए उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि बाकी लोग उसे सही मानते थे। वह पूछता था, क्यों? और अगर किसी चीज को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसे बेहतर क्यों ना बनाया जाए?
यह सोच आगे चलकर उसकी ताकत बनी और कई बार यही सोच उसके लिए परेशानी भी बनी। हाई स्कूल के दौरान उसकी मुलाकात स्टीव वोज़नियाक से हुई। दोनों स्टीव बिल्कुल अलग थे। वोज़नियाक एक असाधारण इंजीनियर था। उसे सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के साथ प्रयोग करना पसंद था। जॉब्स की ताकत इंजीनियरिंग नहीं थी, उसकी ताकत थी टेक्नोलॉजी को एक बड़े अनुभव के रूप में देखना। वोज़नियाक पूछ सकता था, क्या हम इसे बना सकते हैं? जॉब्स आगे का सवाल पूछता था, अगर हम इसे बना दें तो लोग इसका क्या करेंगे? यह अंतर आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। 1972 में जॉब्स ने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 6 महीने बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। फिर भी वह कुछ क्लासेस में जाता रहा। उनमें एक कैलीग्राफी क्लास भी थी। उस समय इस क्लास का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कोई स्पष्ट संबंध नहीं था, लेकिन लगभग 10 साल बाद जब मैकिन्टॉश डिजाइन किया जा रहा था, तो टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स की वही समझ काम आई। जॉब्स ने 2005 में स्टैनफोर्ड में इसी अनुभव को अपनी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनाया। उस समय उसे नहीं पता था कि कैलीग्राफी आगे जाकर उसके काम आएगी। बाद में पीछे मुड़कर देखने पर उसे उन घटनाओं के बीच कनेक्शन दिखाई दिया। जॉब्स ने भारत की यात्रा भी की। उसकी स्पिरिचुअलिटी और ऑल्टरनेटिव थिंकिंग में रुचि बढ़ी। वह सामान्य रास्ते से अलग सोचने के लिए और अधिक तैयार हुआ। 1974 में उसने अटारी में काम किया, लेकिन नौकरी उसका अंतिम लक्ष्य नहीं थी। वह कुछ अपना बनाना चाहता था और उसके पास एक ऐसा दोस्त था जो टेक्नोलॉजी को एक अलग स्तर पर समझता था, स्टीव वोज़नियाक। अब सवाल था, क्या ये दो युवा लोग कंप्यूटर को ऐसी चीज बना सकते थे जिसे आम लोग भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहें? अध्याय 2। जब एप्पल की शुरुआत हुई 1976 में, पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया अभी बहुत छोटी थी। कंप्यूटर्स महंगे थे, जटिल थे और आम लोगों के घरों में उनकी जगह लगभग नहीं थी। इसी समय स्टीव वोज़नियाक ने एक कंप्यूटर डिजाइन किया। वोज़नियाक के लिए यह इंजीनियरिंग की उपलब्धि थी, लेकिन जॉब्स ने इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। दोनों की ताकत अलग थी। वोज़नियाक टेक्नोलॉजी बना सकता था, जॉब्स उसे प्रोडक्ट और बिजनेस के रूप में देख सकता था। और अप्रैल 1976 में एप्पल की शुरुआत हुई। शुरुआत में एप्पल कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, न बड़ा ऑफिस, न बड़ी टीम, न कोई निश्चित भविष्य। लेकिन एक विचार था, कंप्यूटर सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होना चाहिए, वह आम लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। एप्पल आई ने शुरुआती ध्यान खींचा, लेकिन एप्पल डू ने कहानी को एक नया आकार दिया। अब पर्सनल कंप्यूटर सिर्फ हॉबीइस्ट की चीज नहीं लग रहा था, वह एक वास्तविक कंज्यूमर प्रोडक्ट बन सकता था। एप्पल बढ़ने लगी और इसी दौरान जॉब्स के भीतर एक विचार मजबूत होता गया। टेक्नोलॉजी की शक्ति सिर्फ उसकी टेक्निकल क्षमता में नहीं है, उसका महत्व इस बात में भी है कि इंसान उसे इस्तेमाल करते समय कैसा अनुभव करता है। यही सोच आगे चलकर मैकिन्टॉश तक पहुंची। 1984 में मैकिन्टॉश पेश किया गया। जॉब्स का ध्यान सिर्फ कंप्यूटर के अंदर की टेक्नोलॉजी पर नहीं था, वह यह भी देख रहा था कि यूजर उसे कैसे महसूस करेगा, स्क्रीन कैसी दिखेगी, टाइपोग्राफी कैसी होगी, इंटरफेस कितना सहज होगा। ये चीजें उसके लिए अलग अलग डिटेल्स नहीं थीं, ये पूरे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा थीं। यहीं स्टीव जॉब्स की एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी दिखाई देती है। टेक्नोलॉजी और डिजाइन अलग अलग चीजें हंसिस नहीं है, वे एक ही अनुभव का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इस सोच की कीमत भी थी। जॉब्स कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करता था। अगर उसे लगता था कि प्रोडक्ट बेहतर हो सकता है, तो वह उसे बेहतर करवाने के लिए दबाव डालता था। अगर उसे कोई डिटेल गलत लगती, तो वह उसे बदलना चाहता था। उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे थे और जैसे जैसे एप्पल बड़ी होती गई, स्टीव जॉब्स का प्रभाव भी बढ़ता गया। लेकिन एक समस्या धीरे धीरे सामने आने लगी। स्टीव जॉब्स के लिए एप्पल एक विजन थी, लेकिन एप्पल एक बिजनेस भी थी। और विजन और बिजनेस हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। मैनेजमेंट के फैसले, पावर, स्ट्रैटेजी और पर्सनैलिटी, इन सब के बीच तनाव बढ़ने लगा। एप्पल सफल हो रही थी, लेकिन स्टीव जॉब्स की जिंदगी में एक ऐसा संघर्ष तैयार हो रहा था जिसका अंत उसकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत हार के रूप में होने वाला था।
अध्याय 3। जिस कंपनी को बनाया उसी से बाहर 1980s के मध्य तक एप्पल एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन स्टीव जॉब्स का मैनेजमेंट स्टाइल भी विवादों में आने लगा था। वह बहुत डिमांडिंग था। वह लोगों से बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स की उम्मीद करता था। उसे लगता था कि अगर कोई लक्ष्य असंभव दिखाई दे रहा है तो शायद लक्ष्य को छोटा करने के बजाय टीम को बेहतर बनाना चाहिए। इस सोच से असाधारण काम भी निकल सकता था। लेकिन हर व्यक्ति उस प्रेशर को एक जैसा महसूस नहीं करता। एप्पल के भीतर जॉब्स और सीईओ जॉन स्कली के बीच मतभेद बढ़ने लगे। पावर स्ट्रगल हुआ और 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर होना पड़ा। यह घटना उसके लिए बेहद गहरी व्यक्तिगत चोट थी, क्योंकि एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं थी। उसने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा उसे बनाने में लगाया था। 2005 में स्टैनफोर्ड में जॉब्स ने खुद बताया कि एप्पल से बाहर होना उसके लिए बेहद विनाशकारी अनुभव था। कुछ समय के लिए उसे लगा कि शायद उसका प्रोफेशनल जीवन खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक चीज नहीं बदली, टेक्नोलॉजी के लिए उसका प्रेम। और इसी ने उसे दोबारा शुरुआत करने की ताकत दी। उसने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की। नेक्स्टी ने हाई एंड कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर पर काम किया। कमर्शियली नेक्स्ट एप्पल जैसा बड़ा सक्सेस नहीं बना, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आगे चलकर एप्पल के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। और इसी दौरान स्टीव जॉब्स की जिंदगी में एक बिल्कुल अलग दुनिया आई, पिक्सार। 1986 में जॉब्स ने जॉर्ज लूकस के कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन को खरीदा और उसे एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में पिक्सार बनाया। अब उसका सामना सिर्फ कंप्यूटर से नहीं था। यहां टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग साथ आ रहे थे। पिक्सार की क्रिएटिव और टेक्निकल टीम्स कंप्यूटर एनिमेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही थीं। 1995 में टॉय स्टोरी रिलीज हुई। यह पहली पूर्ण लंबाई वाली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म थी और पिक्सार के लिए ऐतिहासिक सफलता बनी। लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए इस दौर की एक और सीख महत्वपूर्ण थी। महान काम सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनता। उसके लिए टैलेंट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिन्हें अपनी क्षमता दिखाने की जगह मिले। उधर एप्पल भी मुश्किल दौर में पहुंच रही थी। कंपनी की स्ट्रैटेजी स्पष्ट नहीं थी, प्रोडक्ट्स बहुत थे और उसे एक मजबूत डायरेक्शन की जरूरत थी। फिर 1967 में एप्पल ने नेक्स्ट को अक्वायर किया और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आ गया। लेकिन इस बार वह वही आदमी नहीं था जो 1982 में बाहर गया था। अब उसके पास सिर्फ विजन नहीं था, उसके पास फेलियर का अनुभव भी था। और यही अनुभव उसकी दूसरी पारी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। अध्याय 4। वापसी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। स्टीव जॉब्स जब एप्पल में वापस आया तो उसे सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाने थे, उसे कंपनी को फोकस देना था। उसने प्रोडक्ट लाइन को सरल किया। उसका विचार था कि एप्पल को हर चीज बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिन्हें वास्तव में बेहतर बनाया जा सके। यह सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, यह उसके पहले और दूसरे दौर के बीच का अंतर भी था। पहले स्टीव जॉब्स के पास विजन था, अब उसके पास एक्सपीरियंस भी था। 1968 में iMac आया। यह सिर्फ एक नया कंप्यूटर नहीं था, यह एप्पल की नई पहचान का संकेत था। डिजाइन अब प्रोडक्ट की सजावट नहीं था, डिजाइन खुद प्रोडक्ट का हिस्सा था। फिर 2001 में आईपॉड आया। डिजिटल म्यूजिक पहले से मौजूद थी, MP3 प्लेयर्स भी मौजूद थे। लेकिन एप्पल ने म्यूजिक एक्सपीरियंस को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ दिया। डिवाइस, म्यूजिक लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर, सिंक्रोनाइजेशन, इन सबको एक साथ काम करने वाला अनुभव बनाया गया। एप्पल अब सिर्फ कंप्यूटर कंपनी नहीं रह रही थी, वह लोगों की डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन रही थी। और फिर आया 2007। स्टीव जॉब्स मंच पर आया। उसके सामने एक नया प्रोडक्ट था, आईफोन। स्मार्टफोन्स पहले से मौजूद थे, मोबाइल इंटरनेट भी मौजूद था, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी भी नई नहीं थी। लेकिन एप्पल ने इन सबको एक ऐसे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस में जोड़ा जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। फोन, म्यूजिक प्लेयर, इंटरनेट कम्युनिकेटर, एक डिवाइस में। और फिर 2010 में आईपैड आया। अब एप्पल की दिशा और स्पष्ट हो चुकी थी। कंप्यूटर, म्यूजिक, फोन, टैबलेट, अलग अलग डिवाइसेस,
लेकिन एक जुड़े हुए डिजिटल एक्सपीरियंस की तरह। यही स्टीव जॉब्स की दूसरी पारी की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। वह अब सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा था, वह लोगों के रोजमर्रा के डिजिटल एक्सपीरियंस को एक साथ सोच रहा था। लेकिन जब एप्पल बाहर से तेजी से सफल हो रही थी, स्टीव जॉब्स के शरीर के भीतर एक अलग लड़ाई चल रही थी। और इस बार न विजन मदद कर सकता था, न डिजाइन, न टेक्नोलॉजी। अध्याय 5, सफलता के पीछे छिपा इंसान। स्टीव जॉब्स को केवल एक जीनियस के रूप में देखना आसान है, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा जटिल इंसान था। उसका परफेक्शनिज्म उसके काम की ताकत था, लेकिन यही परफेक्शनिज्म उसके व्यवहार को भी कठिन बना सकता था। वह लोगों से बहुत कुछ चाहता था, कभी-कभी शायद बहुत ज्यादा। उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल कठोर हो सकती थी, उसकी क्रिटिसिज्म तीखी हो सकती थी, और उसके साथ काम करना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उसमें लोगों को एक बड़े विजन पर विश्वास दिलाने की असाधारण क्षमता थी। वह किसी टीम के सामने ऐसा लक्ष्य रख सकता था जो पहली नजर में असंभव लगता था, और फिर लोगों को उस लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकता था। यही उसका विरोधाभास था। वह लोगों से उनकी सीमाओं से आगे जाने को कहता था, लेकिन उसी प्रक्रिया में उसका व्यवहार कई बार दूसरों के लिए कठिन भी बन जाता था। इसीलिए स्टीव जॉब्स की कहानी को सिर्फ हीरो की कहानी बनाना गलत होगा, और उसे सिर्फ एक कठोर बॉस बनाकर देखना भी अधूरा होगा। वह एक असाधारण विजनरी था, लेकिन एक जटिल पर्सनैलिटी के साथ। और फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब उसे अपनी ही मॉर्टैलिटी का सामना करना पड़ा। 2003 में स्टीव जॉब्स को एक दुर्लभ पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला। 2004 में उसकी सर्जरी हुई, और 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कमेंसमेंट स्पीच में जॉब्स ने अपनी बीमारी और मृत्यु के बारे में खुलकर बात की। उस भाषण में जॉब्स ने अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाई। पहली, अडॉप्शन और कॉलेज से जुड़ी। दूसरी, एप्पल से बाहर होने और फिर नेक्स्ट तथा पिक्सार शुरू करने की। और तीसरी, मृत्यु की। इन तीनों कहानियों के बीच एक विचार जुड़ा हुआ था। जब आप जिंदगी के बीच में होते हैं, तो आपको हमेशा समझ नहीं आता कि कोई घटना आखिर क्यों हो रही है। कॉलेज छोड़ना उस समय एक गलती लग सकता था। कैलीग्राफी क्लास का कोई प्रैक्टिकल फायदा दिखाई नहीं देता था। एप्पल से बाहर होना एक डिजास्टर जैसा लगता था। लेकिन वर्षों बाद वही घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। जॉब्स ने इसे डॉट्स को कनेक्ट करना कहा था। आप भविष्य को देखकर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें पीछे मुड़कर देखकर समझ सकते हैं। और एप्पल से बाहर होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। जिस घटना ने उसे तोड़ दिया था, उसी ने उसे नेक्स्ट और पिक्सार तक पहुंचाया, और आखिरकार एप्पल में वापस ले आई। यहीं उसकी कहानी का एक महत्वपूर्ण अर्थ सामने आता है। फेलियर हमेशा कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी वही अगली कहानी का रास्ता खोलता है। लेकिन स्टीव जॉब्स के पास अब समय सीमित था। अध्याय 6, जब समय सचमुच कम रह गया। 24 अगस्त 2011 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। एप्पल ने टिम कुक को नया सीईओ बनाया और जॉब्स को बोर्ड का चेयरमैन चुना। अपने रेजिग्नेशन लेटर में जॉब्स ने कहा था कि वह सीईओ की ड्यूटीज और एक्सपेक्टेशंस को आगे पूरा नहीं कर सकता। यह एक शांत ट्रांजिशन था, लेकिन इसके पीछे एक कठिन सच्चाई थी। स्टीव जॉब्स की सेहत लगातार खराब हो रही थी और कुछ ही हफ्तों बाद 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई। उसकी उम्र 26 साल थी। एक ऐसी जिंदगी जो अडॉप्शन से शुरू हुई, कॉलेज ड्रॉप आउट से गुजरी, एप्पल तक पहुंची, एप्पल से बाहर हुई, नेक्स्ट और पिक्सार तक गई, फिर एप्पल में वापस आई, और अंत में टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर कल्चर पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। लेकिन स्टीव जॉब्स की लेगेसी को केवल आईफोन, मैक या आईपॉड की सूची से समझना पर्याप्त नहीं है। उसकी लेगेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी सोच थी। टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका असली मूल्य इस बात में है कि वह इंसान के अनुभव को कैसे बदलती है। कंप्यूटर सिर्फ प्रोसेसर नहीं, फोन सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं, म्यूजिक प्लेयर सिर्फ सॉन्ग्स रखने की जगह नहीं। एक प्रोडक्ट तब शक्तिशाली बनता है जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपीरियंस एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है। स्टीव जॉब्स ने यह सब
अकेले नहीं किया। एप्पल के पीछे इंजीनियर्स थे, डिजाइनर्स थे, प्रोग्रामर्स थे, एग्जीक्यूटिव्स थे, मैन्युफैक्चरिंग टीम्स थीं और हजारों लोग थे जिनका नाम शायद कभी दुनिया ने नहीं सुना। पिक्सार में भी यही सच था। इसीलिए स्टीव जॉब्स की लेगेसी को समझने का बेहतर तरीका शायद ये है, वह ऐसा लीडर था जो टेक्नोलॉजी, डिजाइन और टैलेंट को एक स्पष्ट विजन के आसपास जोड़ सकता था। उसकी यही क्षमता उसे अलग बनाती थी। लेकिन विजन अपने आप दुनिया नहीं बदलता। उसे बनाने के लिए टीम चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए और कई बार असफल होने की क्षमता भी चाहिए। स्टीव जॉब्स की जिंदगी में यह सब मौजूद था। स्टीव जॉब्स की असली कहानी क्या है? अगर हम स्टीव जॉब्स को सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहें, तो उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाएगा। अगर हम उसे सिर्फ जीनियस कहें, तो उसके संघर्ष छोटे हो जाएंगे। अगर हम उसे सिर्फ कठोर आदमी कहें, तो उसकी विजनरी क्षमता नजरअंदाज हो जाएगी। और अगर हम उसे सिर्फ इंस्पिरेशनल हीरो बना दें, तो उसकी कमियां और विरोधाभास गायब हो जाएंगे। स्टीव जॉब्स इन सबका मिश्रण था। वह विजनरी था, लेकिन फ्लॉड भी था। वह परफेक्शनिस्ट था, लेकिन उसी परफेक्शनिज्म की कीमत भी चुकाता था। वह अपनी कंपनी से बाहर हुआ, लेकिन उसी फेलियर के बाद उसकी जिंदगी का सबसे क्रिएटिव दौर शुरू हुआ। और शायद यही उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एप्पल बनाना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी खुद को दोबारा बनाना। जब वह बच्चा था, उसे अपनी जगह खोजनी थी। जब वह कॉलेज में था, उसे अपना रास्ता खोजना था। जब उसने एप्पल शुरू की, उसे दुनिया को दिखाना था कि कंप्यूटर सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं हो सकते। जब उसे एप्पल से बाहर होना पड़ा, उसे खुद को फिर से खोजना था। नेक्स्ट में उसने फिर शुरुआत की। पिक्सार में उसने एक बिल्कुल अलग दुनिया देखी। और जब एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा, तो स्टीव जॉब्स वापस उसी जगह पहुंचा जहां से उसकी सबसे बड़ी हार शुरू हुई थी। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसके पास सिर्फ एम्बिशन नहीं थी, उसके पास एक्सपीरियंस था, फेलियर था और पीछे मुड़कर देखने की समझ थी। शायद इसी वजह से उसकी दूसरी पारी पहली पारी से ज्यादा प्रभावशाली बनी। यह कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर इंसान को एप्पल बनानी चाहिए। यह हमें कुछ और सिखाती है। कभी कभी जिंदगी आपको उस रास्ते से हटा देती है जिसे आप अपना अंतिम रास्ता समझ चुके होते हैं। कभी आपको रिजेक्ट किया जाता है, कभी कोई सपना टूट जाता है, कभी आपकी बनाई हुई दुनिया आपसे छीन ली जाती है और उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन शायद उस समय सबसे जरूरी सवाल यह नहीं होता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि अब मैं इसके बाद क्या बनूंगा। स्टीव जॉब्स की जिंदगी में यही सवाल बार बार आया और हर बार उसने कोई ना कोई नया चैप्टर शुरू किया। हम अपने भविष्य को देखकर यह नहीं समझ सकते कि आज की घटना आगे जाकर हमारे लिए क्या मायने रखेगी। कुछ रास्ते उस समय गलत लगते हैं, कुछ फैसले बेकार लगते हैं, कुछ असफलताएं हमें पूरी तरह खत्म कर चुकी लगती हैं। लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हीं घटनाओं में अपनी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण डॉट्स दिखाई दे सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने यही देखा और शायद इसी वजह से उसकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि यह केवल टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। यह पहचान की कहानी है, फेलियर की कहानी है, एम्बिशन की कहानी है और सबसे बढ़कर रीइन्वेंशन की कहानी है। अब आखिरी सवाल, अगर आपको पता हो कि आपका समय सीमित है, तो क्या आप वही जिंदगी जिएंगे जो दूसरे लोग आपसे जीने की उम्मीद करते हैं, या वह जिंदगी जिसे आप खुद बनाना चाहते हैं? स्टीव जॉब्स की जिंदगी परफेक्ट नहीं थी। उसके फैसले हमेशा सही नहीं थे। उसका व्यवहार हमेशा आसान नहीं था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बनाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। स्टीव जॉब्स चला गया, एप्पल आगे बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी बदलती रही, नई पीढ़ियां आती रहीं, लेकिन उसकी जिंदगी एक सवाल छोड़ गई। अगर जिंदगी आपको एक बार फिर से शुरुआत करने का मौका दे, तो आप क्या बदलेंगे? सफलता सिर्फ यह नहीं कि आपने दुनिया को क्या दिया। कभी कभी सफलता यह भी है कि जब आपकी पहली कहानी खत्म हो गई, तब आपने अपनी दूसरी कहानी कैसे लिखी। अगर आपको स्टीव जॉब्स की यह कहानी मीनिंगफुल लगी, तो ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बायोग्राफी में फिर मिलते हैं। तब तक
सुनिए, समझिए और अपनी कहानी खुद लिखिए।